study about the stress strain curve, which is one of the most important topic for the physics of CBSE 11th class. But before moving to the stress strain curve, we have to revise that what stress and strain is all. हमारा क्या था, किसी भी मटेरियल पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते थे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती थी. ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होती थी, सेम होती थी. ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, जो हम फोर्स लगा रहे थे पर यूनिट एरिया जो होता था वो हमारा बनता था स्ट्रेस, और जो भी हमने फोर्स लगाया उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आता था वो डिफॉर्मेशन कहलाता था स्ट्रेन. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके टाइप्स भी पढ़े हुए हैं. आपको पता चल गया कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है. ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की. तो हुक्स लॉ में हमने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व था दैट वाज लीनियर इन नेचर और वो एक स्ट्रेट लाइन बनता था हमारा. ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे. ये हमने ले ली दो एक्सिस. ठीक है, इस पर हम ले लेते हैं y एक्सिस पे सपोज हमने ले लिया स्ट्रेस को और x एक्सिस पर हमने ले लिया स्ट्रेन को. ठीक है, ये हमने स्ट्रेन ले लिया, ये हमने ले लिया स्ट्रेस को. ठीक है, अब जैसे ही हमने इस रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग को हमने यूं हैंग कर दिया. ठीक है, ये स्प्रिंग एक हैंग कर दी और इस पर जब आप वेट लगाएंगे या इस पर फोर्स नीचे की तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन आएगा. कितना, ये देखिए इस ब्लू से मैं इसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं. मान लीजिए इतना डिफॉर्मेशन आया तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी, दैट वाज L. ये ठीक है, और चेंज कितना आया है, ये डेल्टा L, यानी कि हमने जैसे फोर्स लगाया थोड़ा सा इस पे चेंज आया. तो जो कर्व बनेगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा यहां से कुछ इस तरीके से यूं जाएगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा ये. अब हमने जब इसका कर्व प्लॉट किया तो सपोज ये हमारा O से A पार्ट है. ठीक है, O से A पार्ट में क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है. स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये हम जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा स्ट्रेन आता जाएगा. आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्ट्रेस लग रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन हमें मिल रहा है और ये लीनियर कर्व है. यानी कि A पॉइंट पर अगर आप फोर्स को हटा देते हैं तो वापस आपका ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, और ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा और ये O पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट होता है ये कहलाती है, ये जो रेंज है हमारी OA, ये हमारी कहलाती है इलास्टिक लिमिट. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इलास्टिक लिमिट. ओके, ये हमारा A पॉइंट तक क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट. अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस A पॉइंट के बाद थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है. B पॉइंट तक अगर देखिए तो ये थोड़ा सा कर्वेशियस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर A से B में कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ओके, लेकिन अगर B पॉइंट से हम अब फोर्स को हटा लेते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स अगर उसे हटा लें तो भी हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, O पे ही आ जाएगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि ये B हमारा क्या है, ये B हमारा काम करता है यील्डिंग पॉइंट की तरीके. दिस इज नोन एज यील्ड पॉइंट. और यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है इसे हम डिनोट करते हैं SY से, यानी ये होता है हमारा यील्डिंग स्ट्रेस. ओके, सो यहां तक, यानी कि ये जो आपकी B तक है, यहां तक आपकी क्या है, यहां तक आपकी इलास्टिक लिमिट है. अब B के बियॉन्ड जो कर्व है वो हमारा कुछ इस तरीके से जाता है. ठीक है, ये मान लीजिए यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं D. सो B से D तक अगर आप देखें तो बहुत ही कम स्ट्रेस लगाने पे, बल्कि ये थोड़ा सा आपका जो है और ऊपर की ही तरफ जाता है. ये कुछ कर्व आपका इस तरीके से होता है. ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ ये इस तरीके से होता है ये. ठीक है, तो यहाँ नहीं कि आप देख सकते हैं यहाँ की D पॉइंट तक, B से D पॉइंट तक अब क्या है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है. मतलब आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है, स्ट्रेस आपको कम अप्लाई करना पड़ रहा है. यहां पर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज हमने यहां पर एक कोई पॉइंट ले लिया C, लेट्स से ये हमने एक कोई पॉइंट C ले लिया, तो अगर C पॉइंट से हम फोर्स को रिमूव कर दें, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं अगर उसे हम रिमूव कर दें तो ये वापस O पर नहीं आएगा, ये आपका कहीं यहां पर आएगा. ये मान लीजिए इस पॉइंट को हम Z कह देते हैं, यहां पर आएगा. ओके, सो ये OZ जो है ये क्या है, ये हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन है, या आप कह सकते हैं परमानेंट स्ट्रेन है. ओके, ये हमारा परमानेंट स्ट्रेन है. ठीक है, और ये आपका जनरली लेस देन 1% होता है. ठीक है,
तो यानी सी पॉइंट से आप फोर्स को अगर हटा देंगे तो ये आपका कहीं जेड पर आएगा। अब ये जो रीजन होता है आपका, ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, जिसे मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूं, ये देखिए, ये पूरा आपका रीजन क्या कहलाता है, ये रीजन आपका पूरा का पूरा प्लास्टिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द प्लास्टिक रीजन। अब यहाँ डी पॉइंट तक तो आपको स्टोरी समझ में आ गई। डी पॉइंट से क्या होता है? डी पॉइंट से भूमिका बनना चालू हो जाती है, कहानी बनना शुरू हो जाती है कि अब ये आ जाता है इस पॉइंट पे कि अब इसको जो है प्रॉब्लम होगी। सो अब डी के आगे अगर आप स्ट्रेस को बढ़ा दें, डी के आगे आप अगर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो ई पॉइंट होता है, थोड़ा सा ये क्या होगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन परमानेंट और ज्यादा आता चला जाएगा। डी के बाद आप अगर फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होता जाएगा। और ई पॉइंट के बाद फाइनली क्या होता है? ई पॉइंट को हम बोलते हैं रप्चर पॉइंट, इसे हम बोलते हैं रप्चर पॉइंट, या इसी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यहीं पर ई पॉइंट पर हमारा जो फोर्स लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन हो रहा था, वो वायर हमारा क्या होगा, आपने इतना उसको स्ट्रेच कर दिया कि वो ब्रेक हो जाएगा। जबकि उसकी स्टोरी कहां से स्टार्ट हो गई थी? वो डी से स्टार्ट हो गई थी। तो डी से ई तक वो जो है मतलब पूरी तरह से टूटने की कगार पे था, जो कि ई पे पॉइंट पे जाने के बाद वो फाइनली ब्रेक ही हो जाता है, जिसे हम रप्चर या फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर ये डी और ई के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, ध्यान से सुनिए, अगर डी और ई के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो मटेरियल हमारा हो जाता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो इजीली टूट जाए, जैसे कि ग्लास हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इन डी और ई के बीच का डिस्टेंस अगर लार्जर है, ठीक है, तो हमारा मटेरियल कैसा हो जाता है? हमारा मटेरियल डक्टाइल हो जाता है। डक्टाइल मींस जिसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपके कौन से मटेरियल हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरीके के मटेरियल आपके क्या हो जाते हैं, ये सारे डक्टाइल होते हैं। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जिसमें कि आप एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या क्या होता है। इस कर्व में O से A तक हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस लगाएंगे वैसे वैसे आप को स्ट्रेन मिलेगा, और स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। हुक्स लॉ को कहीं ना कहीं वो फॉलो कर रहा है। A से लेकर B तक क्या है, स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेस आप लगाएंगे तो आपको स्ट्रेन मिलेगा, नो डाउट। और B पर अगर आप फोर्स को हटा लेते तो वापस ये ओरिजिनल शेप भी रिगेन कर लेगा, लेकिन A से B में ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद B से लेकर के D पॉइंट तक, ये B से लेकर D पॉइंट तक हमारा जो है ये किसकी तरीके काम करने लगता है, ये काफी कम स्ट्रेस लगाने पर भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेन आपको मिलने लगता है। ठीक है, और यहीं पर कहीं अगर हम C पॉइंट ले लेते तो अगर यहां पर इस पॉइंट पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ भी दें तो ये ओरिजिनल शेप नहीं रिगेन करेगा, ये समवेयर कहीं पर जेड पे आएगा और एक परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट डिफॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, D पॉइंट से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है इसके रप्चर होने की, ब्रेक होने की। और D के बाद आप जैसे जैसे स्ट्रेस लगाते हैं तो आप देख रहे हैं स्ट्रेन होता चला जाएगा। जैसे नूडल होता है आपका, नूडल को आप स्ट्रेच करते जाइए तो एक पर्टिकुलर लिमिट आती है जहां पर वो नूडल क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो ये भी आपका D के बाद जो है E तक, D से E तक का जो गैप है, ये बस खाली उसके ब्रेक होने की कहानी ही कर रहा है। E पॉइंट पे फाइनली, क्योंकि इसे रप्चर और फ्रैक्चर पॉइंट कहा गया, तो E पॉइंट पे फाइनली आपका क्या होगा, लोड इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो बियर नहीं कर पाएगा और फर्दर एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं होगा और ये स्ट्रिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी। सो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जिसके बिहाफ पे हम किसी भी मटेरियल को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ब्रिटल है कि डक्टाइल है। जिससे जैसा मैंने आपको बताया कि गैप अगर लार्जर है डी और ई का तो आप इसे कहते हैं डक्टाइल, और अगर कम है तो उसे हम ब्रिटल कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इफ इन केस इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन so that we can rectify it. Thank you so much. Have a wonderful time.